मेरे प्यारे बच्चों, नगीना एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आज आप लोगों को पहला चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट क्या होता है, ठोस अवस्था क्या होता है, आज उस लेसन के बारे में बताएंगे हम लोग। देखो बच्चों, ये ठोस अवस्था क्या होता है। जैसे द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जिसे आपको बताया गया है, वीडियो भी अपलोड किया गया है, ठोस, द्रव और गैस। तो उसमें आपको ठोस की जिक्र किए होंगे हम लोग। ठोस क्या होता है, सॉलिड जिसे हम लोग कहते हैं। तो उसमें आपको बताया गया था कि जिस पिंड या जिस वस्तु का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम लोग ठोस कहते हैं। जिस पिंड या जिस वस्तु का या जिस पदार्थ का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, उसे हम लोग ठोस कहते हैं। और उसकी उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज उसी ठोस की बात करेंगे हम लोग। तो ठोस अवस्था की परिभाषा आप दे सकते हैं, वे पदार्थ जिनके कण गतिशील अवस्था में नहीं होते, संपीड्य की क्रिया नहीं करते, उस अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं, वे पदार्थ जिनके कण गतिशील अवस्था में तथा संपीड्य की अवस्था में नहीं होते, संपीड्य की अवस्था में नहीं होते हैं, तो उस पदार्थ को उस पदार्थ की अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था कहते हैं। माने वे पदार्थ जो या जिनके कण, यहां पे लिख सकते थे, वे पदार्थ जिनके कण गतिशील अवस्था में क्या होते हैं, नहीं होते, तथा संपीड्य की अवस्था में नहीं होते, पदार्थ की वह अवस्था या उस पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग, ठोस की अवस्था कहते हैं। और रही ठोस की परिभाषा, ये सॉलिड ऑफ स्टेट है। ठोस की परिभाषा अभी मैं बताया हूं। ठोस की परिभाषा क्या होती है, जिस पदार्थ का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, तो उस पदार्थ को कौन सा पदार्थ कहते हैं, तो उस पदार्थ को ठोस कहते हैं। माने जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। और ठोस अवस्था क्या होती है, माने पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उस पदार्थ के कण क्या होते हैं, जिनके कण गतिशील अवस्था में क्या होते हैं, नहीं होते, संपीड्य की अवस्था में नहीं होते, उस अवस्था को, पदार्थ की उस अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए संपीड्य क्या होता है, जैसे उस कण, माने पदार्थ के वह कण जब कंपन की दशा में न हो, कंपन नहीं करते हो,
क्या करते हो, कंपन नहीं करते हो, तो उस क्रिया को संपीड्य की अवस्था कहते हैं। माने उस संपीड्य की अवस्था में क्या होते हैं, नहीं होते, असंपीड्य कहलाते हैं। तो ठोस में असंपीड्य का गुण होता है। ठोस में कौन सा गुण होता है मेरे प्यारे बच्चों, असंपीड्य का गुण होता है। उनके कण संपीड्य की अवस्था में नहीं होते, कंपन की दशाओं में नहीं होते, कंपन नहीं करते हैं। लेकिन उनके जो कण होते हैं दीर्घ परासी व्यवस्थाओं में होते हैं। किसमें होते हैं, दीर्घ परासी व्यवस्था में होते हैं। किसके, ठोस अवस्था के कण किस व्यवस्था में होते हैं, दीर्घ परासी व्यवस्था में होते हैं। आप यहां पे लिख सकते थे ठोस अवस्था में उनके कण किस व्यवस्था में होते हैं, दीर्घ परासी व्यवस्था में होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ठोस के कण दीर्घ परासी व्यवस्था में होते हैं। अब देखो बच्चों, कन्फर्म हुआ। अब इसके बाद आता है पदार्थ की प्रकृति के आधार पर उनका वर्गीकरण। पदार्थ की प्रकृति के आधार पर उनका वर्गीकरण या प्रारूप। देखिए क्या होता है, ठोस को उनके प्रकृति के आधार पर कई भागों में, कई वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे एक आयनिक ठोस होता है। ठोस क्या होता है, एक आयनिक ठोस होता है, आणविक ठोस होता है, सहसंयोजक बंध ठोस होता है, एक धात्विक ठोस होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो उनकी प्रकृति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के हुए, पहला आयनिक ठोस, दूसरा आणविक ठोस, तीसरा सहसंयोजक ठोस और चौथा क्या है, धात्विक ठोस है मेरे प्यारे बच्चों। तो आयनिक ठोस क्या होता है, बहुत सिंपल ही परिभाषा उसकी आयनिक ठोस की, कि वे पदार्थ जिनमें उपस्थित कण क्या हो, आयनिक बंधों द्वारा, वैद्युत बलों द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। उन पदार्थ के कण मानी वे ठोस जिनके कण वैद्युत बलों द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं, उस ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl माने Na पे प्लस और Cl पे क्या होता है, माइनस होता है। जब सोडियम क्लोराइड माने सोडियम का एक अणु और क्लोरीन का एक अणु मिलकर जब संयोग करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। सोडियम पे होता क्या, प्लस आवेश, एक धन आवेश होता है, और क्लोरीन पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऋण एक आवेश होता है। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर एक ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं, अतः उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। अब देखो बच्चों, आणविक ठोस क्या होता है, आणविक ठोस कहते किसे हैं, सिंपल परिभाषा, वे ठोस जिनके अणु, या तो ये भी बता सकते हो कि वे ठोस जो दो या दो से अधिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं। वे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें आणविक ठोस कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा ठोस, आणविक ठोस कहते हैं। इनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, जो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है, उन्हीं बल को हम लोग आणविक बल या वान डर वाल्स बल भी कहते हैं। जो अणु के बीच बल लगते हैं उन्हीं बल को हम लोग क्या कहते हैं, आणविक बल और वान डर वाल्स बल कहते हैं। इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि सहसंयोजक ठोस होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ठोस होता है उनके अणु सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं। वे ठोस जिनके अणु सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं, उस ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। धात्विक ठोस, वे ठोस जो धातुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे, धातुओं से मिलकर बने होते हैं, उस ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब जैसे देखो बच्चों, ठोस के प्रकृति के आधार पर प्रकार, माने ठोस कितने प्रकार के होते हैं, उनकी प्रकृति के आधार पर, या तो ये भी बता सकते हैं बंधों के आधार पर ठोस के प्रकृति के प्रकार। देखिए ये ठोस
प्रकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के क्या होते हैं। कौन कौन सा? पहला अभी बताया गया, क्या बताया गया मेरे प्यारे बच्चों? पहला कौन सा? आयनिक ठोस। कौन सा ठोस? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। दूसरा क्या है? आणविक ठोस। आणविक ठोस। तीसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस। और चौथा क्या है? धात्विक ठोस। ये ठोस आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक आयनिक ठोस होता है, दूसरा आणविक ठोस होता है, तीसरा सहसंयोजक ठोस होता है और चौथा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? धात्विक ठोस होता है। अब हम लोग बात करेंगे आयनिक ठोस का क्या होता है। अभी मैं बताया हूं कि आयनिक ठोस किसे कहते हैं, आयनिक ठोस होता क्या है। देखो बच्चों, आयनिक ठोस होता क्या है, माने वे ठोस जिनके अणु किसके द्वारा बंधे होते हैं? वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। क्यों वैद्युत बल? क्योंकि आयनिक ठोस में आयन आते हैं और आयन आप जानते हो पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉनों की त्याग करने या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता ही आयन कहलाती है। जो आयन होता है जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है उनके ऊपर उतना आयन आ जाते हैं। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो 1 धनायन होता है, जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उस पर 1 ऋणायन होता है। तो इसलिए जो आयनिक ठोस होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से ही होता है, इलेक्ट्रॉनों के बंध बनाने से ही होता है, तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पे आवेश उपस्थित होते हैं और उन 2 आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग वैद्युत बल कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप आयनिक ठोस को आप बता सकते हो वे ठोस जिनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कौन सा होता है? लगने वाला वैद्युत बल क्या होता है? जब अधिक होता है तो आयनिक ठोस का निर्माण करता है। तो देखो बच्चों, इसका क्या होता है परिभाषा। देखो बच्चों, अब आयनिक ठोस क्या होता है, आयनिक ठोस किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं वे ठोस जिनके अणु वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं, वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं तथा वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं तथा इनके अणु क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। इनके अणु विपरीत होते हैं, माने एक अणु पे धन आवेश धन आयन तथा दूसरे अणु पे ऋण आयन होता है तथा इनके अणु पर विपरीत आयन होते हैं, विपरीत आयन होते हैं। तो उस पदार्थ को या उस ठोस को कौन सा ठोस कहते हैं? आयनिक ठोस कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, क्या है? सोडियम क्लोराइड। देखो बच्चों, जो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, ये इसमें 2 अणु हैं, एक अणु सोडियम है, दूसरा अणु क्या होता है? क्लोरीन है। अब इनके अणु वैद्युत बलों द्वारा बंधे हुए हैं। किससे बंधे हैं? वैद्युत बलों द्वारा बंधे हैं। और सोडियम पर आप जान रहे हैं क्या प्लस आवेश होता है, दूसरे पर ऋण आवेश। माने वे ठोस जिसमें उपस्थित अणु क्या हो? धनायन हो और ऋणायन हो, माने दोनों कण विपरीत आयन उपस्थित हो। यहाँ पे बताया गया अणु पर क्या हो? विपरीत आयन उपस्थित हो, माने एक कण पर धन आयन और दूसरे कण पर क्या हो?
ऋण आयन उपस्थित हो, तब मेरे प्यारे बच्चों उस ठोस को कौन सा ठोस कहते हैं? आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम पर +1 आवेश होता है और क्लोरीन पर -1 आवेश होता है। कैसे? क्यों इस पे 1 प्लस होता है और क्लोरीन पे 1 आवेश माइनस क्यों होता है? तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। क्या होता? 11 होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे, बोरबरी के नियम 2, 8 और 1, 2, 8 और 1। अब कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु एक अस्थायी व्यवस्था में रहना चाहता है, संतुष्ट रहना चाहता है, और संतुष्ट रहने के लिए किसी भी तत्व को अपना अष्टक रूल का पालन करना पड़ता है। उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना क्या होता है? जरूरी होता है। तभी वह तत्व या वह परमाणु अस्थायी व्यवस्था में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सोडियम को अस्थायी रहने के लिए इसके बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब नहीं होगा तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं कर पाता। इसे कोई 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो इसकी मजबूरी बन जाती है क्या? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। अपना 1 इलेक्ट्रॉन जब दूसरे को दे देता है तो इसका ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तब इसके बाह्यतम कोश में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? एक में 2 और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जो अष्टक नियम का ये पालन करता है। अष्टक नियम का पालन करता है और अपनी संतुष्ट अवस्थाओं में हो जाता है। इसलिए सोडियम के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उपस्थित होता है, माने 1 धन आवेश आता है। अब क्लोरीन का क्या होता है देख लीजिए। क्लोरीन का 17 होता है मेरे प्यारे बच्चों, और 17 का 2, 8 और 7 इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन उसे अष्टक नियम पूर्ण करने के लिए चाहिए, जो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दूसरे परमाणु से, किसी तीसरे परमाणु से ले लेता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन ये लेता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जब लेता है तो इसके ऊपर क्या होता है? 1 माइनस आ जाता है। इसलिए सोडियम पर +1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन पर क्या होता है? -1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये दोनों मिलकर एक वैद्युत बलों द्वारा क्या होते हैं? ये दोनों बंध जाते हैं, और दोनों वैद्युत बलों द्वारा बंधकर एक ठोस का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग उस ठोस को क्या कहते हैं? आयनिक ठोस कहते हैं। कौन सा ठोस कहते हैं? आयनिक ठोस कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए विपरीत आयन उपस्थित हुआ, एक पे धन आयन, एक पे ऋण आयन। देखो बच्चों इनका फिगर क्या होता है? एक पे प्लस, एक पे माइनस, एक पे प्लस, एक पे माइनस, एक पे प्लस, माने प्लस माइनस से मिला, माइनस प्लस से मिला, प्लस माइनस से मिला, माइनस प्लस से मिला। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? माइनस, यहाँ पे क्या होगा? प्लस, यहाँ पे क्या होगा? माइनस, यहाँ पे क्या होगा? प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस। ये आयनिक ठोस का फिगर है। देखो बच्चों, देखिए ये आणविक ठोस का, आणविक नहीं आयनिक ठोस है मेरे प्यारे बच्चों। आयनिक ठोस का ये क्या है? आपका चित्र फिगर है। देखिए एक सोडियम एक क्लोरीन, एक सोडियम एक क्लोरीन। देखिए इसमें जो वैद्युत बंधों से ये बंधे हुए हैं, 1 प्लस 1 माइनस, इन दोनों के बीच एक वैद्युत बल लगेगा। 1 प्लस 1 माइनस, इन दोनों आवेशों के बीच एक वैद्युत बल लगेगा। इसलिए ये कौन सा ठोस होता है? आयनिक ठोस होता है बच्चों। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आयनिक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? आणविक ठोस। कौन सा ठोस? आणविक ठोस। तो वे ठोस जो अणुओं द्वारा मिलकर बने होते हैं, वे ठोस जो अणुओं से मिलकर बना होता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। इनके अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आणविक बल या
वांडर वाल्स बल कहते हैं, तो इनके अणु वांडर वाल्स बलों द्वारा या आणविक बलों द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। उसी ठोस को कौन सा ठोस कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। कौन सा ठोस, आणविक ठोस कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे सोडियम अणु, आयोडीन अणु, N2, ऑक्सीजन अणु O2, I2, ये सब क्या है, आणविक ठोस है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अणुओं से मिलकर वो क्या है, बंधे हुए हैं। किनसे मिलकर बने हुए हैं, अणुओं से। तो आणविक ठोस की परिभाषा हम लोग दे सकते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, वे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो उस ठोस को कौन सा ठोस, आणविक ठोस कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। अतः इनके अणु किन बलों द्वारा बंधे होते हैं, आणविक बल बोलिए या वांडर्स वाल बलों द्वारा बंधे होते हैं। इनके अणु आणविक बल या वांडर वाल्स बलों द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तो इस ठोस को कौन सा ठोस कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आणविक ठोस कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। जैसे I2 आयोडीन अणु, I2 क्या है, एक ठोस है। ये दो आई या आयोडीन से मिलकर आयोडीन अणु बनाया है मेरे प्यारे बच्चों, और इनके बीच जो आणविक बल हैं उसी बल को हम लोग वांडर वाल बल कहते हैं। जैसे इसका फिगर क्या होता है, देखिए फिगर 1D उल्टा बनाइए, 1D सीधा बनाइए। ये आपका आणविक ठोस का क्या है, फिगर है, चित्र है। इसी में वो ठोस क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इनकी संरचना आणविक ठोस की यही होती है। इस ठोस को या इस क्रिस्टल जालक को आणविक ठोस कहते हैं। कौन सा ठोस है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो बच्चों, अब सहसंयोजक ठोस कोवैलेंट सॉलिड क्या होता है, कोवैलेंट सॉलिड किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि वे ठोस जिनके अणु सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं। किसके द्वारा, सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं। सहसंयोजक बंधों द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। उसी ठोस को सहसंयोजक ठोस कहते हैं, कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये कोवैलेंट सॉलिड क्या होता है, इनके अणु कोवैलेंट बॉन्डों द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, मिले होते हैं, बंधे होते हैं। उसी ठोस को कौन सा ठोस, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। कौन सा ठोस, सहसंयोजक ठोस कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कैसे, वे ठोस जिनके अणु
सहसंयोजक बंधों द्वारा क्या होते हैं? सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं, द्वारा बंधे होते हैं तो उस ठोस को सहसंयोजक ठोस कहते हैं। कौन सा ठोस कहते हैं? सहसंयोजक ठोस कहते हैं, कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। जैसे सहसंयोजक ठोस क्या होता है? देखो जो भी यौगिक हो, रुका देखो बच्चों, जैसे सहसंयोजक ठोस क्या होता है? जिनके अणु सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं। तो आप दे सकते हैं बहुत सिंपल डिफिनीशन, सिंपल उदाहरण भी बता सकते हैं, जैसे में ग्रेफाइट। कौन सा? ग्रेफाइट, हीरा। ग्रेफाइट और हीरा सहसंयोजक ठोस होते हैं। इनके एक एक कार्बन परमाणु के अणु एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, जिससे उस ठोस को, किस ठोस को? हीरा और ग्रेफाइट को हम लोग सहसंयोजक ठोस कह सकते हैं। अब देखो बच्चों, सहसंयोजक ठोस की फिगर क्या होती है? जैसे इनकी क्रिस्टलीय जालक संरचना क्या होती है? देखिए यही है इनकी क्रिस्टलीय जालक संरचना। किसकी? सहसंयोजक ठोस की। अगर ये दो एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का, एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का, एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का और एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का। हर एक के बीच में दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, एक एक इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? साझेदारी हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये सब क्या है? इनके इलेक्ट्रॉन है। कौन है ये? इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉनों का काम क्या है? एक एक परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या किए हैं? सहसंयोजक बंध बनाए हैं। इसलिए इस क्रिस्टलीय जालक जो संरचना है, यही संरचना किसकी है? किस ठोस की है मेरे प्यारे बच्चों? किस ठोस की है बताइए? सहसंयोजक ठोस की है। देखिए मिला, इस परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन, 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 अपना साझेदारी करके इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके सहसंयोजक बंधों द्वारा क्या होते हैं? ये बंध जाते हैं। जब सहसंयोजक बंधों द्वारा ये बंध जाते हैं तो उसी ठोस को क्या कहते हैं हम लोग? कौन सा ठोस कहते हैं? सहसंयोजक ठोस कहते हैं। अब देखो बच्चों, लास्ट धात्विक ठोस क्या होता है? कौन सा ठोस? धात्विक ठोस। धात्विक ठोस किसे कहते हैं? धात्विक ठोस की परिभाषा क्या होती है? वे ठोस जो धातुओं से मिलकर बने होते हैं, धातुओं से मिलकर बने होते हैं, तो उस ठोस को क्या कहते हैं? धात्विक ठोस कहते हैं। ठोस कहते हैं। देखो जो धातुओं से मिलकर बना होता है उन्हीं को धात्विक ठोस कहते हैं। अतः इनके अणु के बीच अणु के
बीज या इनके अणु धात्विक बंधों द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं। देखो बच्चों, इनका फिगर क्या होता है? जैसे देखो बच्चों, अब इनका संरचना देखो बच्चों, इसकी क्रिस्टल जालक संरचना क्या होती है? ये मान लो धात्विक अणु है, धात्विक पदार्थ है, ये एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है? साझेदारी कर रहा है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इस क्रिस्टल जालक में जो आपस में संयोग कर एक ठोस का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। ये आपका कौन सा? धात्विक ठोस की संरचना है। थैंक यू, धन्यवाद। देखो बच्चों, अगर समझ में नहीं आया हो तो उसे आप लोग कमेंट कर दोबारा पूछ सकते हैं, जिसका सलूशन आपको अच्छी तरह दिया जा सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं हमारे छोटे बड़े प्रिय भाइयों एवं दोस्तों को, बच्चों को पहुंच सके और आसानी पूर्वक ज्ञान अर्जित कर सके। थैंक यू, धन्यवाद।